आज तक क्लास में कोई डाउट है? कहीं पर आप लोगों का कोई कंफ्यूजन है अभी तक क्लास में? कहीं पर आप लोगों को लग रहा है थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज्यादा रहता तो बेटर रहता, ऐसा कुछ जगह है? तो देखिए, अगर नहीं है तो आज हम दो विषय के ऊपर काम करेंगे। इसमें एक सैलरी रिलेटेड और दूसरा ही सभी सैलरी रिलेटेड, सैलरी का डिडक्शन रिलेटेड। मतलब एक बात करेंगे सैलरी का कंपोनेंट इंक्लूशन और दूसरा बात करेंगे हम सैलरी से एक्सक्लूशन। तो चलिए पहले इंक्लूशन के बारे में बात करते हैं। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी मतलब कुछ कुछ अमाउंट आपको दिया जाएगा, एम्प्लॉयर आपको देगा, मतलब आपके पास आएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। मतलब सैलरी का जगह में प्रॉफिट मिल रहा है आपको। वो कौन सा हेड में टैक्सेबल हो जाएगा? वो सैलरी के हेड में ही टैक्सेबल होगा। कौन सा सेक्शन में? 17(3). ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एक्चुअली 3 सेक्शन यहां पर इंपॉर्टेंट है। सैलरी 17(1) जो हम लोग कर रहे थे, बेसिक, डीए, कमीशन, बोनस, टैक्सेबल अलाउंसेस, प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट टू आरपीएफ। दूसरा होता है 17(2) जो अभी तक हम लोगों ने नहीं किया, इस क्लास के बाद हम लोग करेंगे। थर्ड होता है हम लोगों का प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। व्हाट इज इन प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी देखना पड़ेगा 17(3) में। तो फर्स्ट ये 3 आइटम ऐड करने के बाद 17(1), 17(2) एंड 17(3), ये 3 कैटेगरी ऐड करने के बाद आपका हो जाएगा टोटल सैलरी, ग्रॉस सैलरी। जहां से आप डिडक्शन करेंगे सेक्शन 16 का, आपका आ जाएगा दैट इज टैक्सेबल सैलरी। तो पहले वो करने से पहले हम लोग 17(3) को देखते हैं ध्यान से। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी अंडर सेक्शन 17(3). बाय द वे वन थिंग, ठीक है बाद में बोलूंगा क्या कहा। यहां पर आप लोगों को जानने के लिए सिर्फ 3 पॉइंट याद रखना पड़ेगा कौन इस 17(3) कैटेगरी में आता है। फर्स्ट वन, any compensation received from the employer on termination of service or modification of service terms। मतलब पहले आप लोगों का टर्म था आप लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे, लेकिन आप लोगों का टर्म ऑफ सर्विस चेंज करके बोल दिया आपको दिल्ली में जाके काम करना पड़ेगा। तो ये दिल्ली में जाके काम करना आपका टर्म्स के, आपका ओरिजिनल जब अपॉइंटमेंट हुआ था तब नहीं लिखा था ये ट्रांसफरेबल जॉब है। तो अगर नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है, आप दिल्ली में मुझे भेज रहे हैं, मतलब आपने टर्म्स ऑफ कंडीशन चेंज किया है। अगर टर्म्स ऑफ कंडीशन आप चेंज करते हैं तो नेचुरली आपको कंपेंसेट करना पड़ेगा, मतलब एम्प्लॉयर को कंपेंसेट करना पड़ेगा। तो ये जो कंपेंसेशन मिल रहा है ये आपका सर्विस से नहीं मिल रहा है, आपका सर्विस का टर्म चेंज करने से मिल रहा है। मतलब इन शॉर्ट we can say that is like a capital appreciation, ये आपका इनकम नहीं है, ये एक विंडफॉल गेन है, that is a profit। तो सैलरी के जगह जो मिल रहा है उसको प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी बोला जाता है। उसमें पहला पॉइंट आता है एनी कंपेंसेशन रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉयर ऑन टर्मिनेशन, मतलब आपको नौकरी से निकाल दिया तो आपको जो पैसा मिलेगा दैट इज प्रॉफिट ल्यू ऑफ सैलरी। आपको रिट्रेंच करने के टाइम आपको रिट्रेंचमेंट पैसा देना पड़ता है ना, तो जो पैसा देगा वो आपको बोलेगा सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, लेकिन ये प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी 17(3) में काम करेगा। दूसरा मॉडिफिकेशन ऑफ सर्विस टर्म्स, मतलब आपको जो टर्म्स एंड कंडीशन में ऑफिस में एंगेज कराया गया था वो टर्म्स एंड एंगेजमेंट अगर चेंज कर रहे हैं उसके लिए अगर कोई कंपेंसेशन दे रहे हैं तो इसको बोला जाता है अमाउंट रिसीव फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसको बोला जाता है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, नंबर 1। नंबर 3 पहले आएंगे, दैट इज अ सम रिसीव्ड अंडर द कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अ सम रिसीव्ड अंडर द कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब किसी किसी कंपनी में किसी एम्प्लॉय वेरी वाइटल हो जाता है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री में मुकेश अंबानी, ये मालिक तो नहीं है, वो से शेयर होल्डर ही है, लेकिन वो कंपनी का एमडी है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर जो है ऐसा दर्जे का कोई स्टेटस
जो कंपनी के लिए वेरी वाइटल हो जाएगा, वो अगर कंपनी छोड़ के जाएगा तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। कीमैन की जगह उसका डेथ हो जाता है, छोड़ के जाता है, ये सब के लिए कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इज द पॉलिसी टेकन बाय द एम्प्लॉयर ऑन इट्स की एम्प्लॉय टू कवर द लॉस ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू द डेथ ऑफ द की पर्सन। मतलब ये दो तरीके से होगा, पहले पढ़ते हैं उसके बाद देखते हैं। Keyman insurance policy is the policy taken by the employer on its key employee, मतलब महत्वपूर्ण एम्प्लॉय के ऊपर वो ले सकता है। टू कवर द लॉस ऑफ रेवेन्यू, मतलब वो चला जाने से कंपनी का भी तो नुकसान होगा, तो उसके लिए रेवेन्यू लॉस के लिए कंपनी को पैसा मिलेगा ड्यू टू द डेथ ऑफ द की पर्सन। वो अगर गुजर जाता है, छोड़ के नहीं, डेथ हो जाता है, तो उसके लिए who contribute significant portion of profit of the company, जो कंपनी को significant portion प्रॉफिट देता है, तो उसके लिए कंपनी का नुकसान होगा, तो कंपनी को कंपेंसेट करने के लिए कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का एक पार्ट होता है। तो ये पैसा किसको मिलेगा? कंपनी को मिलेगा। तो कंपनी का ये इनकम होगा, यस कंपनी का इनकम होगा। कौन सा हेड में? पीजीबीपी हेड में। The policy can be used to give extra benefit to the key employees during the service period. अच्छा, उस पॉलिसी का अमाउंट से हो ही सकता है आपको क्या कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देना चाहता है। मतलब कि एम्प्लॉय जब रिटायर करेगा, वह छोड़ के जाना पड़ेगा, व्हाटएवर मे बी द सिचुएशन, आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट उससे भी दे सकता है। इफ द कंपनी रिसीव प्रोसीड फ्रॉम द मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड, अगर ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड एक कीमैन इंश्योरेंस से कंपनी को पैसा मिलता है, तो कंपनी चाहे तो उस पॉलिसी का ऑब्वियसली ऐसा एग्रीमेंट रहेगा तभी तो अलाउ करेगा, तो कुछ पैसा वो एम्प्लॉय को, कौन सा एम्प्लॉय को? की एम्प्लॉय को दे सकता है। तो जो पैसा कंपनी को मिल रहा है, कंपनी वो एक पार्ट एज पर एग्रीमेंट एम्प्लॉय को भी देगा। तो ये पैसों को बोलता है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर ये पैसा कंपनी का एम्प्लॉय को मिल रहा है, तो एम्प्लॉय का अपना मेहनत के लिए नहीं मिल रहा है, उसका पोजीशन से इंश्योरेंस कंपनी से मिल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। और जो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा सेक्शन 17(3). तो दो पार्ट मैंने डिस्कस किया, एक आपका मॉडिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट होता है, टर्म्स होता है, टर्मिनेशन होता है, तो आपको जो पैसा कंपनी से मिलता है इट इज नॉट सैलरी में हेड में ही आएगा, लेकिन ये नॉर्मल सैलरी नहीं है, बेसिक सैलरी डीए का तरह नहीं है, ये आपका होता है लमसम मनी, जिसको हम लोग प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी के नाम से ही जाना जाता है। दूसरा, कंपनी को अगर कीमैन इंश्योरेंस से पैसा मिलता है, वही पैसे का कुछ पार्ट अगर उस की एम्प्लॉय जिसके नाम पे पॉलिसी लिया गया था उसको दिया जाता है, तो वो पैसा अगर एम्प्लॉय को मिलता है, एम्प्लॉय का सैलरी में हेड में ही आएगा, लेकिन सेक्शन होगा 17(3) कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। नाउ सेकंड, any amount received from URPF to the extent of employer contribution and interest thereon. कल याद है मैंने ऐसा कुछ कराया था? I am asking to everyone. नौरीन, कल याद है मैंने कराया था? नौरीन, नौरीन का क्या हुआ? अब्दुल, यस सर, याद है सर। क्या बताया था सर? यूआरपीएफ से अगर पैसा मिलता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को सवाल ही नहीं होता है टैक्स होने का। एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन है और उसका ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो कहां पर होता है? सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है, और एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो भी टैक्सेबल होता है, बट अंडर आईएफओएस। ठीक है, तो आज क्या बोल रहा हूं, देखिए, आप जो सैलरी में हेड में टैक्सेबल किया है, तो तीन कैटेगरी में कौन सा में आएगा? 17(1), ना 17(2), ना 17(3। उसका स्ट्रेट वे आंसर होगा इट इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17(3) प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। तो कल हम लोगों ने जो सैलरी बोल के लिखा था वो दरअसल प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में टैक्सेबल होगा। क्लियर? तो तीन चीज हम लोग प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में याद करके रखेंगे। क्या?
एक कीमैन चला जाता है तो कीमैन इंश्योरेंस से अगर कुछ पैसा मिलता है एम्प्लॉय को, अगर एम्प्लॉय अगर कीमैन है ऑर्गेनाइजेशन का जिसके ऊपर कंपनी ने पॉलिसी अडॉप्ट किया था, कंपनी पॉलिसी का प्रीमियम भर रहा है, तो ये बंदा अगर कोई पैसा इस कीमैन इंश्योरेंस से कोई पैसा मिलता है, अगर ऐसा एग्रीमेंट रहे वो भी आएगा। ऑन यूआरपीएफ से अगर पूरा पैसा मिलता है तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ये दोनों ही सैलरी में ही आएगा, लेकिन प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी होगा। और मॉडिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट टर्म, टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट अगर होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच, तो वहां से जो पैसा आएगा वो आपका क्या हुआ, दे आर ऑल व्हाट, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। यहां तक कोई डाउट? अगर डाउट नहीं है, सॉरी सर, टर्मिनेशन ऑफ, टर्मिनेशन का मतलब आपको धक्का मार के निकाल देंगे, टर्मिनेट, संपर्क छेद करना, उसके साथ जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन जो था, स्टॉपेज ऑफ दैट रिलेशनशिप, there is a no continuation further for such kind of relationship. That's why termination, the word termination is used when that relationship cease to exist, अगर वो exist नहीं करता है तो। नॉर्मल जो डेथ हो जाना और रिटायरमेंट इज नॉट, इज अ नॉर्मल फेनोमेना, लेकिन अगर आपको हटा देता है दैट इज टर्मिनेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, इलस्ट्रेशन 1 अच्छा लगेगा। विष्णु प्रिया, एनी प्रॉब्लम? ना सर। है ना? कंप्यूटेशन, computation of gross salary, सर पहला पॉइंट समझाया ना सर, एक और बार समझा रहा हूं। अगर एम्प्लॉय का अपना टर्म्स चेंज करने से पैसा मिलता है, मतलब पहले आपको बोला गया था आप अकाउंटेंट का काम करेंगे, उसके बाद आपका टर्म्स चेंज करके बोल रहा है, आपको पहले 6 घंटा बोल रहा था, इसके बाद आपको टर्म्स चेंज करके बोल रहा है दिल्ली में 8 घंटा काम करना पड़ेगा, तो ये आपका टर्म्स के खिलाफ हो रहा है। अगर टर्म्स के खिलाफ हो रहा है तो बेटा आपको तो कुछ कंपेंसेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आप टर्म्स चेंज क्यों करने के लिए राजी होंगे। अगर कुछ टर्म्स आपको चेंज करने के लिए वो पैसा देता है, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्स ऑफ, जो पैसा मिलेगा वो दैट इज प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी से ही मिलेगा। ठीक है? यस सर, वो सिर्फ एक बार ही पैसा देगा ना, सैलरी के साथ 4 बार 5 बार टर्म्स चेंज करता है तो 4 बार 5 बार मिलेगा, जितना बार चेंज होगा उतना बार मिलेगा, उतना बार सैलरी में आएगा। लेकिन अगर कंपनी का ऐसा पॉलिसी है तो, नहीं तो बोलने से ही थोड़े देगा, बोलेगा लात मारता हूं निकल जाओ यहां से। ऐसे ही नौकरी का हाल बहुत खराब है, बी केयरफुल। चलिए जी करते हैं बेसिक सैलरी 50,000 पर मंथ, বলো কত হবে? 6 लाख। ডিএ फॉर्मिंग पार्ट, सर मैं इसको नॉन फॉर्मिंग पकड़ूंगा, प्रक्रिया अकॉर्डिंगली सॉल्व कीजिए। सर मेरा आंसर सबसे अलग होगा, होने दीजिए, फुल नंबर मिलेगा, लेकिन नोट देना पड़ेगा। assuming forming part 120% of basic salary, बोलो कितना? 7,20,000। allowance received, सर क्या समझूंगा?
सर कुछ नहीं बोला है, एज्यूम फुल्ली टैक्सेबल, कुछ बोला ही नहीं है कौन सा कैटेगरी का अलाउंस है, तो कुछ नहीं बोला है तो भाई अलाउंस मांग के ही चलूंगा बेनिफिट के लिए। तो कितना होगा 1,08,000। ठीक है, नेक्स्ट। यहां पर एक चीज नहीं है, क्या मैं प्यार से दे सकता हूं? नहीं, नहीं दे सकता, प्रॉब्लम होगा। चलो, दैट इज सैलरी अंडर सेक्शन 17(1). कितना बोलो, बोल बेटा। 15 15 net salary profit in lieu of salary under section 17 subsection 3 क्या है? बोलो। अमाउंट रिसीव फ्रॉम की इंश्योरेंस पॉलिसी, की इंश्योरेंस पॉलिसी से आपको पैसा मिल रहा है, क्या होगा? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम की इंश्योरेंस, शायद वो की एम्प्लॉय होगा कंपनी का, तो उसको लिए पैसा जो आया है वो कहां पर होगा? प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। कितना? 2 लाख। 2 लाख। Then sum received for the modification of terms of employment, sum received, सर ये सब फुली टैक्सेबल है। fully taxable, sum received for modification of terms of employment, modification of employment terms, कितना? 3 लाख। और क्या? अगर यूआरपीएफ से कोई पैसा मिलता है, यस मिला है, जहां पर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 1 लाख है और उस खुद का कंट्रीब्यूशन 3 लाख है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है 50,000 और बैलेंस इंटरेस्ट क्या है? ओन कंट्रीब्यूशन। तो 50,000 क्या होगा? एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, employers contribution in accumulated URPF, URPF में accumulated employer contribution कितना my dear? 1 लाख। Interest on such contribution, such contribution मतलब चलो on employer contribution, कितना? बोलो। सर यूआरपीएफ तो सर एक्यूमुलेशन नहीं है, वो तो रिसीव कर रहा ना सर। हाँ, जो रिसीव कर रहा है उसमें कितना एक्यूमुलेट हुआ है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन एक्यूमुलेटेड,
I repeat, employer's contribution in accumulated URPF. ठीक सर। तुम चाहो तो रिसीव लिख सकते हो, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन URPF रिसीव्ड। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। सबको पूछ रहा हूं। No, sir. नॉरिन, No, sir. ग्रॉस सैलरी कितना? 21,50,000। बोलो, कोई डाउट है? यस और नो? एनी डाउट? नाउ आप प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी के बाद 17(2) कराना चाहिए, लेकिन मैं 17(2) अभी नहीं कराऊंगा, बिकॉज 17(2) करने में हम लोगों को ज्यादा टाइम लगेगा। हम लोग पहले 17(2) खत्म करने से पहले 17(2) हम लोगों का लास्ट सेकंड और लास्ट आइटम होगा। हम लोग छोटा छोटा पार्ट पहले क्लियर कर लेते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 फ्रॉम ग्रॉस सैलरी। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 फ्रॉम ग्रॉस सैलरी, बोलिए क्या होगा? मैंने, अगर आप लोग देखेंगे, तो आप लोगों को एक मजा लगेगा। मैंने अभी तक आप लोगों का प्रॉब्लम में सिर्फ ग्रॉस सैलरी कराया है, लेकिन मैंने कभी भी आपको टैक्सेबल सैलरी नहीं कराया है, बिकॉज टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करने में 2 डिडक्शन के बाद ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 से 3 डिडक्शन। क्या क्या 3 डिडक्शन है आते हैं? Few deductions are available from the gross salary to determine the taxable salary. They are as follows. Number 1, standard deduction 16(1)(a), maximum limit 50,000, मतलब 50,000 तक आपको डिडक्शन मिल सकता है स्टैंडर्ड। नंबर 2, entertainment allowance to the government employee 16(2). एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या है? आप जानते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही डिडक्शन मिलता है। तीनों में लोएस्ट क्या? एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड 20% ऑफ द बेसिक सैलरी और 5,000। ये तीनों में जो लोअर है वही आपको क्या? आपको डिडक्शन मिलेगा। लास्ट, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, मतलब हर स्टेट ये कलेक्ट करता है। जो सैलरी आप प्रोफेशन में काम करते हैं, आपको प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ता है अपार्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, और जितना प्रोफेशनल टैक्स देंगे वो इसको आपको डिडक्शन में आप क्लेम कर सकेंगे। तो डिडक्शन में 3 आइटम हुआ है ऑलवेज। क्या? सब जोर से बोलो। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए डिडक्शन। याद रखना बेटा, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही एप्लीकेबल है अगर उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है। प्रैक्टिकली ऐसा प्रॉब्लम आप नहीं देखेंगे जहां पर एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन सेट कर ही सकता है, तो वहां पर डिडक्शन मिल जाएगा। अलाउंस जितना रिसीव हुआ है 20% ऑफ बेसिक सैलरी और 5,000, तीनों में जो लोएस्ट है। एंड थर्ड, कॉमन सब क्वेश्चन में ही रहेगा प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका डिडक्शन मिलेगा ये 3। तो चलिए इसी को दिमाग में रखते हुए करते हैं। सॉल्यूशन, 3 डिडक्शन मिलेगा, उसका इलस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए यहां पर मैंने टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करने के लिए नहीं। यहां पर मैं टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए बोला हूं, ग्रॉस सैलरी के लिए नहीं। तो क्या होगा मेरा बच्चा, बोलिए।
करें? चलिए ध्यान से एकदम माथा ठंडा करके मैं एक लड़की को पकड़ूंगा जो बोलेगा। आयशा खातून, दो आयशा है, दोनों का भी स्पेलिंग सेम ही है बाबा ना, जिसका ए ई है आयशा खातून। नंबर 5 और नंबर 6। तुम बोलोगे क्या करना पड़ेगा? जी अटेंडेंस सब काट दूंगा। ठीक है सर। बोलो। बेसिक अलाउंस 50,000, ये 5 लाख। बेसिक अलाउंस गला यहां से जाके एकदम बेसिक सैलरी दूंगा एकदम। सारी क्या लिखे गए? बेसिक सैलरी कितना? 5 लाख। पार मानद नहीं बोला है तो क्या 12 लाख लिखेंगे? नो। डीए कुछ नहीं बोला है, अज्यूमिंग फॉर्मिंग पार्ट। बोलो कितना? कैलकुलेटर खराब। कितना बेटा? 4 लाख। आयशा घर में पढ़ाई नहीं करते हो? 20%। एंटरटेनमेंट अलाउंस 4,000। अच्छा मुझे बोलो तो, अच्छा कितना है? 4,000। और कुछ है? 4,000 पर मंथ है सर। पर मंथ है। 4,000 पर मंथ 48,000। आप लोग फीस देते हैं क्लास कॉलेज में? नो सर, देन आप लोग सवाल क्यों करते हैं, इतना बोलते क्यों हैं? नहीं देते तभी तो करते सर। नहीं देते तभी करते। क्या डेंजरस स्टूडेंट है? चलो ग्रॉस सैलरी कितना? ग्रॉस सैलरी 5,48,88,000। 9,48,000। 9,48,000। लेस deduction under section 16 पहले 1A क्या है? 1 है इंटरटेनमेंट। नो, 1A में होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। फिर से बोल रहा हूं सर, अगर 1A लिखना भूल गया इग्नोर, गलत मत लिखना, देन 1 2 3 लिख देना। ऊपर में तो मेन सेक्शन का नाम दे ही दिया है 16, और कुछ नहीं देना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना? 50,000। दूसरा सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा वो वाला सेकंड। सर प्राइवेट एम्प्लॉय डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस EA ना बाबा, इलेक्शन हो जाएगा। अलाउंस ब्रैकेट में क्या लिखोगे? नॉट एलिजिबल। वो एलिजिबल ही नहीं है बिकॉज वो प्राइवेट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। कितना? नील। लास्ट प्रोफेशनल टैक्स पेड कितना? 3,000। 3,000। क्या होगा टोटल? 53। इसको बोलेंगे। सर ये प्रोफेशनल टैक्स समझाइए ना, ये क्या होता है? आप अगर नौकरी करते हैं तो स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर क्या करता है? ये प्रोफेशन आप जो, आप तो, हम लोग तो प्रोफेशन में है, तो प्रोफेशन मतलब नौकरी, तो आपको देना ही पड़ेगा। मतलब सैलरीड एम्प्लॉय को इनकम टैक्स छोड़ के और एक टैक्स देना पड़ता है, प्रोफेशनल टैक्स। बहुत कम अमाउंट, 1,100 200 2,000 ऐसा सारा साल में,
लेकिन तब भी ये देना पड़ता है। हम लोग जो सैलरी कमाते हैं, एनी बॉडी जो बैंक में जो नौकरी करते हैं वो लोग भी तो प्रोफेशनल है, तो प्रोफेशनल सर्विस जो दे रहे हैं उसके लिए उसका, ये प्रोफेशन मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर ऐसा मत समझो। जो नौकरी करता है मतलब वो प्रोफेशन में है, तो उसको एक सर्विस टैक्स देना पड़ता है, दैट इज प्रोफेशनल टैक्स। कितना? 8,95,000. 8,95,000. क्लियर और नॉट? सर ऊपर एक इंटरटेनमेंट अलाउंस है, नीचे में नहीं है, मतलब बोलो। ऊपर में है बिकॉज ये पहले फुल्ली टैक्सेबल है लेकिन कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब पूरा ही टैक्सेबल हो गया सिंस ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। पहले तो इनकम में आएगा, उसके बाद डिडक्शन मिलेगा, लेकिन डिडक्शन किसको मिलेगा? अगर गवर्नमेंट हो। नॉन गवर्नमेंट हो तो कभी को डिडक्शन नहीं मिलेगा। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। सर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो ऊपर आता क्या? आपने नहीं पढ़ा है। मुझे थोड़ी पता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। No, sir. चलिए, सॉल्यूशन। ये कौन है? ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ये कितना? पहले बेसिक सैलरी कितना? 50,000 इंटू 12। $10,000 into 12 month कितना? 1,20,000. सॉरी, 1,20,000. 1,20,000. एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना? 5,000 plus 60,000. ग्रॉस सैलरी कितना? 7,80,000. सर स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना? 50,000। 50. स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलेगा? Yes. यस सर। यस सर. Government employee. गवर्नमेंट एम्प्लॉय समझ में आया? लोएस्ट वन क्या क्या है बोलो बेटा? एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड कितना? एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव हुआ था 1,20,000। 20%। 60,000. हाँ, 60,000. बी 20% ऑफ बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी कितना? 20% ऑन 6 लाख। ये 1,20,000. ये सब कुछ नहीं बोला, स्ट्रेट वे में बोल दिया बेसिक सैलरी। और क्या है? स्टैट्यूटरी लिमिट रुपीस कितना अमाउंट? 5,000. 5,000. क्या होगा? तो तीनों में लोएस्ट कौन है? 5,000. 5,000. समझ में आया? प्रोफेशनल टैक्स पेड कितना? 2,000। क्लियर?
कैसे एंटरटेनमेंट डिडक्शन का डिडक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग? बोलो। अमाउंट बोलो। 7,23,000. 23. यहां तक कोई डाउट किसी का? जो मैंने पढ़ाया था प्रॉफिट इन लीव्स और सैलरी एंड डिडक्शन, किसी का एनी डाउट क्लियर कर लो। 50,000 क्यों किया स्टैंडर्ड डिडक्शन? बेटा ये स्टैट्यूटरी लिमिट है, ये बोल दिया है, ये आपको 50 ही मिलेगा मैक्सिमम। सर एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो डिडक्शन है वो उसके साथ ही में क्यों नहीं दे देते सर ऊपर वो में? डिडक्शन है, राइट, वो डिडक्शन है। इसका पैटर्न बिकॉज ये टैक्सेबल होता है 17(1) में और डिडक्शन मिलता है 16 में, तो 16 तो 17 के नीचे नहीं लिख सकते, 17 का टोटल करने के बाद 16 लिख सकता हूं। देखो क्या लिखा है, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। एग्री और नॉट? तो सर 16 में मिलेगा सर, 17 में माइनस करेंगे सर। हाँ बेटा, सर 16 में सर उसको लेंगे तो सर 17 में माइनस करेंगे। 16 में क्या नहीं होगा? एंटरटेनमेंट अलाउंस सर। हाँ, और एक बार बोलेगा। हेलो सर बोले सर एंटरटेनमेंट अलाउंस सर 16 को सर नीचे लिखेंगे सर, 17 को उसका पहले लिखेंगे सर। ना 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 ना, एंटरटेनमेंट अलाउंस को पहले ऑब्वियसली 17 में जैसे आप लोग कैलकुलेट करते हैं अलाउंस में ही दिखाएंगे। उसका एग्जेम्पशन तो नहीं है, डिडक्शन है, तो डिडक्शन आपको डिडक्शन कैटेगरी में ही दिखाना पड़ेगा। 16 में बोला गया है, मतलब आप सोचेंगे इसको मैं वहां पर लेस कर दूंगा, नहीं होगा। तो सर उसमें शो तो करेंगे ना सर? एंटरटेनमेंट अलाउंस बोल के तो अगर है तो शो को वहां पर शो करना ही पड़ेगा। बेटा मैंने तो यहां पर तो शो किया है, मैंने तो शो किया है। एंड 60,000 मेरा ग्रॉस सैलरी में भी आया है। 7,80,000 हुआ कैसे? 60 ऐड करने के बाद ही तो 7,80,000 हुआ। एग्री? यस सर। चलिए एक चीज बता रहता है वो मैं करने की कोशिश करूंगा, रिलेटिंग टू प्रोविडेंट फंड। इलस्ट्रेशन पढ़िए तो। Mr. Sen joined in KPC Limited on 1/12/2016 at a basic salary 30,000 per month and DA 60%. He and his employer both contribute 20% of basic salary and DA in the unrecognized provident fund. Interest credited 15%, rupees 13,500. On 1/4/2019, the Commissioner of Income Tax recognized the provident fund of the company. The entire balance of Mr. Sen transferred to RPF from URPF. So the tax liability for the previous year बोलो। मैंने क्या बोला था, जैसे ही यूआरपीएफ का से आरपीएफ में ट्रांसफर होता है, मैं मानूंगा डेट जब से फंड क्रिएट हुआ है तब से रिकॉग्नाइज्ड है। अगर रिकॉग्नाइज होगा तो 12% से ऊपर अगर कोई कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल हो जाएगा। यस और नो? मैंने तो वही बोला था आप लोगों को ना। मैं अगर कोई यूआरपीएफ था बिकॉज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। जैसे ही कुछ कंडीशन फॉलो करने से रिकॉग्नाइज कर लेता है तो यूआरपीएफ पूरा ही आरपीएफ बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है यूआरपीएफ का जो पूरा पैसा है एम्प्लॉय का वो
विथड्रॉ तो नहीं होगा, पूरा ट्रांसफर हो जाएगा आरपीएफ में, वही बेटर रहेगा, नहीं तो पूरा टैक्सेबल हो जाता। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है, ये ट्रांसफर में टैक्सेबिलिटी का मजा क्या आएगा, देखिए 12% तक में टैक्स नहीं होगा, लेकिन 12% से पहले टैक्स हो जाएगा। तो वर्किंग नोट, सैलरी for RPF from 1/12/2017 to कब तक रिकॉग्निशन मिला था, 31/3/2020। तो बेसिक सैलरी 2017-2018 बोल सकते हो कितना होगा बेटा, सर सैलरी था 30,000 इंटू कितना मंथ, 12 में सैलरी मिले, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने का सैलरी, यस और नो, इक्वल टू ₹1,20,000। देन सैलरी 2017-18 से लेके सर जनवरी फरवरी मार्च तो 3 महीना हुआ सर। और दिसंबर था बेटा हाँ सर 112, यस सर सबको बोल रहा हूँ 112 है तो यस सर 2017-18 to 2019-20, 17-18, 18-19, 19-20, तो कितना मंथ महीना होता है 30,000। सर को इंक्रीमेंट नहीं बोला है, 12 months into 3 years, yes or no, clear to you। 17-18 में 3-4 महीने था, देन 17-18 गलत लिखा सर आपने, 18-19 2 साल होगा ना, हाँ 18-19, 19-20 2 years होगा, समझ में आया। 17-18 में सर 4 महीना, देन 18-19, 19-20 मतलब 3,60,000, 3,60,000 2 बार 7,20,000। ओके, सो बेसिक सैलरी कितना हुआ, 8,40,000। RDA assuming forming part कितना 60%। तो एक मजे का बात है, 5,04,000। स्ट्रेट वे में 60% ऑन 8,40,000, मतलब तो एक ही हुआ, हर महीने का करके करूंगा तो एक ही होगा। स्ट्रेट वे में बेसिक के ऊपर दे दीजिए कितना रुपीस, 5,04,000। 5,04,000। और क्या होता है कमीशन ऑन टर्नओवर, सर नहीं है नील। सो सैलरी फॉर contribution to RPF कितना हुआ, 44,000। Done. Now solution.
सैलरी हेड में जाएगा, सैलरी। टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन by RPA, by employer, while transferring balance from URPF to RPF. Contribution by employer over the period, कितना बोला है बेटा? Contribution by employer over the period, how much? 20%. 20% of how much? बोलो जल्दी। बेसिक एंड डीए मतलब 13,44,000। वो लोगों का भी तो ही था 20% ऑफ बेसिक एंड डीए, दैट इज रुपीस। कितना आ रहा है? 2,68,800. 2,68,800 लेस क्या 12% of salary, that is 12% on rupees 13,44,000 कितना? 1,61,280. 1,61,480 तो कितना होगा? सॉरी 280. 280 कितना होगा? माइनस करने के बाद टैक्सेबल कितना एक्स्ट्रा दिया है बोलो? 1,07,520. सर उसमें सर बोला ही एंड हिज एम्प्लॉयर बोला है ऊपर की जो सर क्वेश्चन में थोड़ा हाँ क्वेश्चन सर थोड़ा दिखाए ना सर ऊपर में। हाँ सर, कंट्रीब्यूशन बोला है ही एंड हिज एम्प्लॉय। कंट्रीब्यूशन सर बोला ही एंड हिज एम्प्लॉयर सर 20%। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन उसका तो इन्वेस्ट है, उसका तो टैक्स इंप्लीकेशन कुछ नहीं होता है। उसको तो सर अलग करना पड़ेगा ना सर। टैक्सेबल इंप्लीकेशन होता है तो सर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो सर अलग करना होगा ना सर। ना ना, इसका मतलब है ही एंड हिज एम्प्लॉय, इसका मतलब है एम्प्लॉयर भी 20% दिया है, एम्प्लॉय भी 20% दिया है ईच, मतलब दोनों मिला के नहीं, दोनों अलग अलग। ओके चलो, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, interest credited over 9.5%, interest credited कितना? at the rate of 15%, वही था ना? 13,500, 13,500। अच्छा 13,500 नहीं करो, 22,500 ठीक रहेगा। 22,500 लेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9.5%। कैसे होगा आप लोग जानते ही हैं, 22.5% डिवाइडेड बाई 15%, यस और नो, इनटू 9.5%। बोलो 14,250। 14,000
250 14,250 कितना होगा टैक्सेबल? 8,250 सॉरी 8250 टोटल कितना हो गया सैलरी में के जाएगा हाउ मच 1,15,770 क्लियर और नॉट? यही पार्ट बाकी था कन्वर्शन ऑफ आरपीएफ टू यूआरपीएफ वो हम लोगों ने करा दिया। ओके घर में अच्छी तरह से देखिएगा और कल का क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है मैं परक्विजिट शुरू करूंगा।